हाय बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारत क्लासेस ऑनलाइन स्टडी पर। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर 3 आव्यूह मतलब मैट्रिक्सेस। बेटा, जो मैट्रिक्सेस बोला जाता है ये बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, जब बहुत सारे मैट्रिक्स की बात हो तो मैट्रिक्सेस बोलते हैं। आप बहुत सारे आव्यूह की बात हो मैट्रिक्सेस बोल रहे हैं, और जब एक आव्यूह की बात है तो इसका एक क्वेश्चन के लिए यूज होता है मैट्रिक्स। ठीक है बेटा जी, तो सबसे पहले बात करते हैं आव्यूह की परिभाषा। ठीक है, तो आव्यूह की परिभाषा यानी जो मैट्रिक्स होती है वो होती है कि पंक्ति तथा स्तंभों के आयताकार या वर्गाकार व्यवस्था को आव्यूह कहते हैं। ठीक है बेटा जी, क्या बोला मैंने कि पंक्ति तथा स्तंभों के आयताकार या वर्गाकार, मतलब आयत के आकार का भी हो सकता है और वर्ग के आकार का भी हो सकता है। आयताकार या वर्गाकार जो व्यवस्था होगी, जो अरेंजमेंट होगा, वो क्या होगा आपका बेटा जी, आव्यूह होगा। ठीक है जी, इस आव्यूह का जो प्रतीक चिन्ह होता है बेटा जी वो ये होता है। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूं। इस आव्यूह का जो प्रतीक चिन्ह होता है ये होता है, ऊपर से मुड़ेंगे ये तो हो गया बेटा जी आपका आव्यूह। और अगर मैं ऊपर से मोड़ूंगा, मैंने ऊपर से ओपन रखूं, ऐसे ही ऊपर से मोड़ूंगा, ये होगा सारणी यानी कि फोरचट। सारणी और आव्यूह में बहुत से अंतर होते हैं और भी, पर ये मैंने इनके नोटेशन में अंदर बताया जिन्हें प्रतीक चिन्ह, इन दोनों के प्रतीक चिन्ह में ये अंदर होता है। आव्यूह ऊपर से मुड़ा हुआ होता है, सारणी सीधा होता है। ठीक है बेटा जी, ये तो प्रतीक चिन्ह में अंतर है, वैसे वो जो अंतर होंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा जी, जब सारणी दिखाएंगे तो बेटा जी मैंने क्या बोला, इनमें दो चीज आई है, पंक्ति और स्तंभ, है ना। तो पंक्ति और स्तंभ समझने के लिए मैंने एक आव्यूह लिया आपका, इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं। मैंने एक आव्यूह लिया, आव्यूह की परिभाषा क्लियर कर दी मैंने। प्रतीक चिन्ह क्या होता है इसका प्रतीक चिन्ह ये होता है। ठीक है बेटा जी, ये प्रतीक चिन्ह। ठीक है बेटा जी, अब बात पंक्ति और स्तंभ को समझने के लिए मैंने एक आव्यूह लिया, आव्यूह ए बराबर, आव्यूह को हम अल्फाबेट, किसी भी अल्फाबेट, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आव्यूह ए लिया मैंने, वो लिया मैंने ये आव्यूह का साइन, ये आव्यूह का प्रतीक चिन्ह लगा लिया मैंने, A11, फिर A12, फिर A13, फिर डैश डैश A1n। डैश डैश को समझ रहे हो, जैसे देखो ये पहला अवयव, ये दूसरा अवयव, ये तीसरा अवयव, ऐसे डैश डैश ये एनवें अवयव तक पहुंच गया। ठीक है, फिर ऐसे ही A21, A22, A23 डैश डैश ऐसे ही कहा एन तक पहुंचा है। ठीक है, A31, A32, A33 पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, ये ऐसे डैश डैश एन तक पहुंच गया। जैसे कि इधर एन तक जा रहा है ऐसे इधर एन तक आ रहा, तो इसमें डैश डैश कर दिया। ठीक है, AM1, AM2, AM3, AM। ठीक है, ये A11, A22, A21 ये कहां से है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पर उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पंक्ति और स्तंभ क्या होता है। ये फिलहाल ध्यान रखें कि 1, 1, 2 इस तरह से है। ठीक है, कैसे आए मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले इसके लिए पंक्ति और स्तंभ समझ लेंगे। ठीक है, पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, रो। ठीक है, क्या बोलते हैं पंक्ति इंग्लिश में, रो। ठीक है, क्या होती है, जो क्षैतिज रेखा है, देखो आप इसमें दो तरह की रेखाएं देखते हो, ऐसे क्षैतिज मतलब जमीन के साथ, क्षैतिज मतलब जो जमीन के समांतर होगी, जो जमीन के साथ होंगी, ऐसे ये कहलाती है क्षैतिज और ये कहलाती है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, ये रहा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल। ठीक है, तो दो तरह की लाइन देख लो ना आप इसमें, एक तो क्षैतिज लाइन है, तो जो क्षैतिज लाइन है ये तो कहला रही है पंक्तियां लिखा में। ठीक है, क्षैतिज रेखाएं पंक्ति कहलाती हैं। इन्हें R1, R2, इन्हें R1, R2, R3 डैश से प्रदर्शित करते हैं। डैश डैश मतलब आगे नीचे से चलता रहेगा। ठीक है, आपको इंग्लिश में थोड़ा ध्यान रखने के लिए बोलते हैं मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, जो क्षैतिज होती है। ठीक है, तो जो क्षैतिज है वो पंक्तियां और जो ऊर्ध्वाधर है वो बचे स्तंभ। कैसे याद रहेगा, एक तरीका और भी है इसका। ठीक है, बताऊंगा मैं भी। पहले देखो, जो ऊर्ध्वाधर है वो स्तंभ, देखो स्तंभ तो इसमें कॉलम बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्तंभ कहलाते हैं। इन्हें C1, C2, C3 से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल लाइंस। ठीक है, देखो रो का पहला अक्षर है R1, R2, R3, R4, R5 इनसे प्रदर्शित करते हैं। कॉलम का पहला अक्षर है C। ठीक है, C1, C2, C3, C4 ऐसे डैश इनसे प्रदर्शित करते हैं। इसी बात है, सीधी। अब कैसे याद रहेंगे कि रेखाएं, सॉरी एक तरीका और भी है कि स्तंभ कौन से पंक्ति कौन सी। तो बेटा स्तंभ का मतलब होता है खंबे, स्तंभ को बोलते हैं खंबे, मतलब पोल। खंबे कैसे खड़े रहते हैं, सड़क पर सीधे खड़े रहते हैं ना,
तो जो सीधे खड़े हुए हैं वो स्तंभ और जो बचे लेटे हुए वो पंक्ति, सीधी सी बात है। ठीक है, मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ इसमें कौन सी पंक्ति कौन सी स्तंभ। बेटा देखो ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहली पंक्ति होगी, ये पहली लेटी हुई है। पंक्ति का पता करने के लिए ना आप पेन को लेटा लो, देखो पंक्ति का पता करने के लिए आप पेन को लेटा लो, तो ये आपकी बेटा की पहली पंक्ति है। ये पहली पंक्ति है, इसके से क्या बोलेंगे बेटा जी, पंक्ति मतलब रो पहली से आ रही है। ठीक है बेटा जी, ये आपकी यहां से लेके यहां तक की दूसरी पंक्ति है। कौन सी पंक्ति है जी, ये दूसरी पंक्ति है आर्ट। ठीक है जी, ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, तो ये कौन सी पंक्ति बेटा जी, ये आपकी तीसरी पंक्ति है। ये आपकी तीसरी पंक्ति होगी आर की। देखो ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ऐसे आपकी ये क्या कहलाएगी, डैश या डैश। ये आपकी एम है ना, एम पंक्ति का एम पता चलता है, पहले वाले से पंक्ति का पता चलता है, जैसे 1 है, पहले वाले से पंक्ति का पता चलेगा 1 है, तो ये पहली पंक्ति, 2 दूसरी पंक्ति, ये 3 तीसरी पंक्ति, ये एम एम की पंक्ति। जो पहले वाला, ये जो पहले वाला होता है ना बेटा, ये पंक्ति बताता है, दूसरा का स्तंभ बताता है। तो पहले ऊपर पे क्या आ गया, एम आ गया, मतलब ये आपकी एमवी पंक्ति है। कौन सी पंक्ति आती है, आपकी एमवी पंक्ति है। एमवी पंक्ति मतलब आर है, क्या जी, आर। कोई दिक्कत तो बताओ। ठीक है, पंक्ति क्लियर होगी। तो अगर ये पंक्ति कौन से, तो सीधे खड़े ही स्तंभ कहते हैं। तो ये बेटा जी आपका पंक्ति पर आकर के पैन को डालो, स्तंभ में पैन को खड़ा करो। ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, और ऐसे ही एनवाई स्तंभ, क्योंकि मैंने कहा ना, बताऊंगा वो मैं पहला काम। एक स्तंभ ये हो गया, एक स्तंभ ये हो गया, एक स्तंभ। बेटा ये तो देखो स्तंभ का पता चलेगा किससे, बाद वाले से। देखो ये 1 1 1 1 है ना सारे, तो ये पहला स्तंभ हो गया, इसे प्रस्तुत करेंगे C1 से। ये दूसरा स्तंभ हो गया, इसे करेंगे C2 से, इससे C2 से। ये तीसरा स्तंभ हो गया, इसे करेंगे C3 से। ये C2,
ये क्या हो गया आपका Cn मतलब N1 Cn। ठीक है बेटा जी। तो आपने देखा पंक्ति कितनी, एक पंक्ति के लिए पैन लेटा लो, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, डैश डैश एम की पंक्ति। स्तंभ कितने, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, डैश डैश एन वाई स्तंभ। तो इसमें एम पंक्ति है और एन स्तंभ है। ठीक है बेटा जी। कैसे याद रहेगा, लेटी पंक्तियां खड़े हुए स्तंभ। ठीक है, क्षैतिज रेखाएं पंक्तियां और ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्तंभ। ठीक है बेटा जी। अब बात करते हैं कि इस है ना, देखो एक चीज होती है कोटि, मैं पहले कोटि बता दूं, ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो आव्यूह की कोटि होती है वो होती है पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या। ये बीच में क्या हो रहा है मैं बताऊंगा। ठीक है, जो आव्यूह की कोटि होती है वो होती है पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या। तो आव्यूह की कोटि क्या करती है, तो इसमें कितने पंक्ति थी बेटा, 1 2 3 एम पंक्ति। बेटा ध्यान रखना, पहले पंक्ति आनी, यानी कि स्तंभ पहले करते हैं, पहले पंक्ति फिर क्रॉस बोलते हैं, बाई बोलते हैं, एम बाई एन भी बोलते हैं। ठीक है, पंक्ति बाई स्तंभ, स्तंभ कितने 1 2 3 एन स्तंभ। तो इस आव्यूह कोटि क्या होगी, एम बाई एन, यानी कि एम क्रॉस एन। ठीक है बेटा जी। अब मैं इस आव्यूह को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए ऐसे, इन सब की जगह ए आई जे लिख के और नीचे लिख दूं इसकी ऑर्डर एन बाई एन। ठीक है, ये मैंने ए आई जे क्यों लिखा, क्योंकि जो ए आई जे है ना बेटा, ठीक है, और एम क्रॉस एन, ये पूरा मिलके इस आव्यूह को प्रदर्शित कर रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म है, किसी भी आव्यूह को प्रदर्शित कर रहे हैं। कारण क्या होता है, देखो ये जो पहले वाला होता है ना, ये जहां ए आई जे जो होता है ना, देखो जहां ए आई जे, जो ए आई जे है ये आव्यूह के अवयवों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगर आव्यूह के अवयव होंगे तो आव्यूह के अवयवों को प्रदर्शित करता है, ए आई जे प्रदर्शित करता है बेटा जी आपका। ठीक है जी। तो आई जो ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं, जो आई होता है वो पंक्ति को प्रदर्शित करता है, और जे जो जे होता है वो स्तंभ को प्रदर्शित करता है। या ये बोल सकते हैं जो जे होता है ना वो अवयव को प्रदर्शित करता है कि कौन से नंबर का अवयव। वैसे तो क्लियर यही है कि आई पंक्ति को और जे स्तंभ। ठीक है बेटा जी। तो देखो जब मैं आई की जगह, देखो ध्यान दें, जब मैं आई की जगह 1 और जे की जगह 1 रखूंगा तो मुझे A11 मिलेगा, यानी कि पहली पंक्ति का पहला अवयव। ठीक है जी। फिर मैं जब आई की जगह 1 रखूंगा, जे की जगह 2 रखूंगा तो मुझे मिलेगा A12 मतलब पंक्ति पहली पर स्तंभ दूसरा, यानी कि ये वाला। ठीक है, ऐसे बोल दो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। फिर जब मैं आई की जगह 1 रखूंगा, जे की जगह रखूंगा 3 तो मुझे मिलेगा A13 मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि ये ऐसे बोल दो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। ठीक है बेटा, क्लियर है। ऐसे डैश डैश करता करता आई की जगह 1 रखूंगा, जे की जगह क्या रखूंगा n, तो मुझे पहली पंक्ति का n अवयव मिल जाएगा। ऐसे बोल दो पहली पंक्ति और n स्तंभ। ठीक है, ये मिलेगा। ऐसे मैं 2 3 आई और जे की वैल्यू बदल के सारे अवयव प्राप्त कर सकता हूं। जैसे मैंने आपको बताऊंगा था, जब मैं आई की जगह 2 रखूंगा और जे की जगह 1 रखूंगा, आई की जगह 2 और जे की जगह 1, तो मुझे क्या मिलेगा A21 मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, सॉरी A21 का मतलब दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। ठीक है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि ठीक है, ये आप ऐसे बोलते हो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। ठीक है, अब जब मैं आई की जगह 2 रखूंगा, जे की जगह 2 रखूंगा तो पंक्ति भी दूसरी और स्तंभ भी दूसरा, यानी कि देखो इसकी पंक्ति भी दूसरी और इसका स्तंभ भी दूसरा, या ऐसा बोलो दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। ठीक है, तो यानी कि आई और जे के मान बदल के आई का मान m तक और j का मान n तक बदल के ये पूरा प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम इसे शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं, और शायद आपको समझ में आ गया होगा यहाँ। ठीक है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, मैंने बता दिया वैसे आव्यूह की जो कोटि होती है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं, वो होती है पंक्ति बाई स्तंभ, यानी कि रो बाई कॉलम। ठीक है, पहले पंक्ति आनी है, फिर बीच में गुणा, फिर स्तंभ आना है। अपने माइंड में बताओ, पहले पंक्ति फिर स्तंभ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कोई आव्यूह है, देखो एग्जाम्पल में कोई आव्यूह है आपका, मैंने आव्यूह ए माना 2 3 5 4 9 से 2। अब आप देख सकते हो बेटा, इससे आगे इन दोनों आव्यूह से आपकी परिभाषा भी क्लियर हो सकती है। देखो बेटा जी, इसमें अगर बात की जाए, ये आव्यूह आपको कैसा लग रहा है देखने में, आयत जैसा लग रहा है, वर्ग जैसा? बेटा जी आयत जैसा, क्योंकि ये ऐसे में ज्यादा लंबा, ऐसे में कम लंबा, तो ये आयत जैसा। ठीक है, ये जितना ऐसे में है उतना
ये वर्ग जैसा है, ठीक है, ये आयत जैसा है, ये वर्ग जैसा है। कहे की व्यवस्था है, पंक्ति और स्तंभों की आयताकार, पंक्ति और स्तंभों की आयताकार व्यवस्था, ठीक है, और पंक्ति और स्तंभों की वर्गाकार व्यवस्था। तो यही तो आपकी परिभाषा है, पंक्ति तथा स्तंभों की आयताकार या वर्गाकार व्यवस्था, ये आप भी कहलाती है। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत? ठीक है। अब अगर इसकी कोटि की बात करूं तो कोटि के लिए सबसे पहले पंक्ति को लागू कितनी है, पंक्ति के लिए पहले लेटा 1 2 पंक्ति है तो लिख दिया 2 बाई। अब स्तंभ देखो, एक पेन खड़ा करो, 1 2 3 बाई 3, पहले पंक्ति बाई फिर स्तंभ, होगी कोटि। इसके हिसाब से एक आप वीडियो मैंने इसकी कोटि पूछूं तो इसकी कोटि के लिए क्या करो, सबसे पहले पंक्ति की 1 2 3 पंक्ति के लिए पहले लेटा लो, सीधा सा बंडा पहले लेटा लो 1 2 3, ये पहली पंक्ति 3 पंक्ति होगी इसमें 1 2 3 3 स्तंभ, तो 3/3 इसकी कोटि होगी। ठीक है बेटा जी, ठीक है। बच्चों अब तक हमने आपको अवयव की परिभाषा, अवयव में पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं ये बताया, और अवयव की कोटि क्या होती है ये बताया। ठीक है बेटा जी, अब हम बात करते हैं कि अवयव का प्रयोग कहाँ होता है। तो बेटा जी अगर अवयव के प्रयोग की बात की जाए तो अवयव का सबसे बड़ा प्रयोग कंप्यूटर में होता है। ठीक है बेटा जी, कंप्यूटर में जो डाटा एंट्री की जाती है, कंप्यूटर में किसी भी चीज की जो डाटा की एंट्री की जाती है वो बेटा जी रो और कॉलम के रूप में की जाती है। यानी कि किसी भी डाटा को जब तक हम रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित नहीं करेंगे, यानी कि पंक्ति और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित नहीं करेंगे, कंप्यूटर उस डाटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है बेटा जी, ठीक है जी। तो अगर हमें किसी भी डाटा को कंप्यूटर में फीड करना है तो हमें उसे रो और कॉलम मतलब इस पंक्ति और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करके फीड करना होगा। ठीक है बेटा जी, तो खुद ही देखो पंक्ति और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करके फीड करने का मतलब है कि मैट्रिक्स के रूप में बदल के तब फीड कर पाएंगे। ठीक है बेटा जी, तो आप ये देख लो कि सीधी सी बात है कि कंप्यूटर आपका मैट्रिक्स की लैंग्वेज ही समझता है। किसी भी डाटा को फीड करने के लिए कंप्यूटर क्या करता है, मैट्रिक्स की यानी कि अवयव की लैंग्वेज ही समझता है। तो देखो जब कंप्यूटर में जो डाटा एंट्री होती है वो मैट्रिक्स की हेल्प से होती है, तो आप ये देखो कि कंप्यूटर में डाटा एंट्री की अगर बात की जाए तो प्रत्येक फील्ड, चाहे वो गेम का हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे आप प्रोबेबिलिटी बोल दो, ठीक है, जितने में भी जिस भी फील्ड में कंप्यूटर का यूज होता है वहां आपका मैट्रिक्स का यूज होगा, क्योंकि कंप्यूटर और मैट्रिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, सीधी सी बात है आपकी। ठीक है, एक एग्जांपल देके मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है बेटा जी, ये कोई गेम, फुटबॉल का गेम चल रहा है और उस फुटबॉल के गेम में ये आपके 3 प्लेयर है ए बी और सी। मैं कह रहा हूं ए ने बी को पास दिया, बी ने सी को पास दे दिया, ठीक है, सी ने हट के बी को पास दे दिया। मैं देखो लिख रहा हूं जिधर को एरो है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। और फिर बी ने क्या किया, बी ने कहा, बी ने फिर सी को देना पड़ेगा, सी ने ए को दे दिया। ठीक है बेटा जी, ठीक है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे गेम में आपको पता है किसी भी गेम में कितने पास होंगे, बहुत सारे पास होंगे। तो बेटा जी अगर आपसे कोई डायरेक्टली पूछने लग जाए कि इस पूरे गेम में कितने, मैं तो बहुत छोटे से समझा रहा हूं ना, कम से, ठीक है, पूरे गेम में कितने पास हुए, किसने किसे पास किया, ठीक है, पास की डायरेक्शन क्या थी, तो बेटा जी देखो एकदम से इस तरह से समझना तो मुश्किल है। अगर मैं देखो अभी थोड़े बहुत पास बढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं कह रहा कि सी ने ए को करा तो हटके ये ए ने सी को कर दिया, मैं ऐसे बोल दूं, ठीक है, और मैं ऐसे पास बढ़ा दूं तो ये समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, पर जब इसे हम कंप्यूटर में फीड करेंगे तो बेटा जी कंप्यूटर में फीड करने के लिए हम इसे एक मैट्रिक्स फॉर्म में बना देंगे, रो और कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभ की, तो समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो ए बी सी, ए बी, ये तो बेटा जी जिन्होंने पास किया,
ये कौन है, जिन्होंने पास किया, और ये है जिन पर पास किया। ठीक है, ये कौन है, जिन्होंने पास किया, और ये है जिन पर पास किया। ठीक है बेटा जी। तो बेटा देखो, क्या ए खुद ए को पास कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। ए खुद को पास नहीं कर सकता, तो ये पास क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बेटा जी। ए खुद ए को कभी पास नहीं कर सकता, तो पास होते 0। ए ने बी को कितने पास करा? ए ने बी को एक ही पास करा। देखो ठीक है, तो ए ने बी को एक पास करा। ए ने सी को कितने पास करे? ए ने सी को एक पास किया। ए ने सी को एक पास किया। ठीक है बेटा जी। अब बी ने, मतलब ये बी और ये ए, बी ने ए को कितने पास किए? देखो बी ने ए को कोई पास किया? कोई पास नहीं किया। बी ने ए को कोई पास नहीं किया। ए ने बी को तो करा, पर बी ने ए को कोई पास नहीं किया, तो 0। तो क्या बी खुद को पास कर सकता है? बी को कोई पास नहीं कर सकता, तो 0। बी ने सी को कितने पास किए? बी ने सी को एक पास किया, और फिर बी ने सी को एक पास किया, तो बी ने सी को 2 पास किया। ठीक है बेटा जी। सी ने ए को कितने पास किए? सी ने ए को एक ही पास किया। देखो सी ने ए को कितने पास किए? सी ने ए को एक ही पास किया। ठीक है बेटा जी, क्लियर है? और सी ने बी को कितने पास किए? देखना, सी ने बी को एक ही पास किया। देखो ठीक है। और अब सी ने सी को कोई पास नहीं, 0। ठीक है बेटा जी। तो इस तरह से अब आप इन्हें जोड़ के पूरे मैच में कितने पास हुए वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबको जोड़ दो, कितने पास हुए वो निकल जाएगा। एकदम देख के कि बी ने सी को कितने किए? 2। ठीक है, यानी कि बी से सी की तरफ की जो पास की डायरेक्शन थी वो 2 थी। ठीक है, इस तरह से आप, और जो आपका स्कोर बोर्ड चलता है वो इस तरह से चलता है। तो बताओ। ठीक है, अब ये जो अरेंजमेंट आया, ये आपको पंक्ति स्तंभ ग्रुप में आया नहीं? देखो 3 पंक्ति, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, और ठीक है, और 3 स्तंभ, 1 2 3। तो यानी 3x3 का एक आपको आ गया, नहीं आ गया ये? ठीक है, तो इसलिए कहा जाएगा कि आपका जो मैट्रिक्स है उसका उस हर जगह यूज होगा जहां पर आपका कंप्यूटर का यूज होता है डाटा एंट्री। ठीक है बेटा जी, आप भी ठीक है बेटा जी। तो बच्चों हम बात करते हैं आव्यूह के विकर्ण की, मतलब डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बच्चों आव्यूह का विकर्ण क्या होता है, इस बात को समझाने के लिए मैंने एक आव्यूह बनाया, जो मैंने पहले भी बनाया था स्टार्टिंग में। आव्यूह ए बराबर, ठीक है, m बाई n का, m बाई n मतलब m पंक्ति और n स्तंभ, m बाई n का एक आव्यूह बनाया। a11 a12 a13 डैश a1n a21 a22 a23 डैश a2n a31 a32 a33 डैश a3n और ऐसे डैश am1 am2 am3 am। पंक्ति स्तंभ कैसे पता चलता है? पंक्ति देखने के लिए यहाँ दो सबसे लास्ट में ये m है ना, पहले नंबर पे तो पंक्ति है m, और स्तंभ के लिए लास्ट वाले स्तंभ का लो। पंक्ति के लिए लास्ट वाली पंक्ति में क्या m है तो m, स्तंभ के लिए लास्ट वाले स्तंभ में क्या है n तो n, यानी कि m पंक्ति है n स्तंभ है, तो इसका कोटि क्या हुई m बाई n। ठीक है बेटा। तो आव्यूह के विकर्ण के लिए आप क्या करोगे, पहले अवयव पे पेन रखोगे और एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। तो पहले अवयव पे पेन रखो, सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, तो इसके रास्ते में जो जो भी अवयव आएंगे वो सब एक विकर्ण के अवयव होंगे, यानी कि वो एक विकर्ण बना। ठीक है बेटा जी, ये तो था वैसे ही आपको नॉर्मली समझाया मैंने। अगर परिभाषा की बात करो तो कैसे, आव्यूह के विकर्ण के लिए वे अवयव लिए जाते हैं जिनमें aij बराबर, जहां i बराबर j, मतलब आपको आव्यूह के विकर्ण के लिए, मतलब वे अवयव आव्यूह का विकर्ण बनाएंगे जिनमें i बराबर j होगा। अवयव मतलब aij और i बराबर j होने का मतलब क्या, जैसे ये a11 मतलब इसमें जब यहां लिख दिया है a11 ib1 j1, फिर a22 ib2 j2, फिर a33 ib3 j3, फिर a44 ib4 j4। ठीक है बेटा जी। तो ये a11 a22 a33 आगे a44 a55 ये क्या बनाएंगे, विकर्ण बनाएंगे। और अदर कौन से, जिनमें i इज नॉट इक्वल टू j है, मतलब जैसे a12 इनमें देखो i j बराबर नहीं है, a13 इनमें i j बराबर नहीं है, ये जो बच्चे ये विकर्ण नहीं बनाएंगे। जिनमें i इज नॉट इक्वल टू j है वो विकर्ण नहीं बनाएंगे,
जिनमें आई इक्वल टू जे है वो विकर्ण बनाएंगे, जैसे मैंने लिख दिया नीचे, ये मेन कंडीशन है विकर्ण आव्यूह, जैसे मैंने लिखा नीचे, ठीक है बेटा। मैंने 3/3 का आव्यूह लिया है, इसका ये बेटा 3/3 का आव्यूह लिया, कैसे पता चला 3/3 का? 1 2 3 पंक्ति है, 1 2 3 स्तंभ, तो 3/3 का ये आव्यूह है, ठीक है बेटा जी। कितनी पंक्तियां? एक आव्यूह लिया, तो पहले से समझाता हूं। तो इसका विकर्ण समझाने के लिए क्या करूंगा मैं? इस पे पेन रखूंगा और एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। पहले अव्यव पेन रखा, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या बना बेटा कि विकर्ण बना। तो इसके विकर्ण के अव्यव है, अव्यव क्या, ठीक है बेटा, विकर्ण, ठीक है जी। अब अगर इससे समझाऊं मैं किससे? इस परिवार इस कंडीशन से। तो बेटा जी एक बात को ध्यान रखना, चौथे चैप्टर तक काम आएंगे। 2 गुणा 2 का जो अव्यव होता है ना, जो 2/2 का अव्यव होता है, उसमें जो यहां लिखा रहता है ना, इसे A11 बोलते हैं और इसे A12 बोलते हैं, इसे A21 बोलते हैं और इसे A22 बोलते हैं। और ऐसे 3/3, अगर मैं 3/3 के मैट्रिक्स की बात करूं, चौथे पूरे तीसरे में चौथे में काम आएगी बात ये, इसे A12 बोलते हैं, सॉरी A11, इसे A12, इसे A13, इसे A21, इसे A22, इसे A23, इसे A31, इसे A32, इसे A3, ऐसे बोलते हैं। यहाँ 2/2 के लिए A11 A12, A21 A22, A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33, ये ऐसे बोलते हैं। ध्यान रखना, तीसरे और चौथे चैप्टर में काम आएगी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा जी। आगे जब हम बढ़ेंगे, ठीक है, इससे मैंने इसे नोट करेंगे आप, ठीक है बेटा जी। अब मैं बात करता हूं, तो ये जो 2 है ये किसे प्रदर्शित कर रहा है? A11, और ये किसे प्रदर्शित कर रहा है? A22, और ये किसे प्रदर्शित कर रहा है? 6 A33। तो मैंने बताया ना, जिनमें I और J इक्वल हो वही आपका क्या बनाएंगे? विकर्ण बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। जब मैंने पहले पढ़ाई थी ये वीडियो, क्योंकि आप पहले वाले डिलीट हो गए इसलिए तो बना रहा हूँ मैं आपके लिए। तो जब पहले वीडियो बनाई थी तो एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि भैया ये विकर्ण हो सकता है? जब ये विकर्ण है तो ये विकर्ण हो सकता है? नहीं हो सकता बेटा जी, बिल्कुल, क्योंकि इसे देखो बेटा जी, ये क्या है? ये आपका 1 3 होता है और ये क्या होता है? 3 1। तो ये 1 3 3 1, ये कैसे बना देंगे विकर्ण? क्योंकि विकर्ण वही बनाएंगे जो इनमें समान होगा, 1 1 2 2 3 3, समझ लोगे सर बात। ऐसे यहाँ मैंने अब यहाँ समझा देता हूँ। मैंने एक 3/4 का मैट्रिक्स बनाया, 3 पंक्ति, 1 2 3 4 स्तंभ, 1 2 3 4 स्तंभ। तो इसका विकर्ण कैसे पता कर सकते हो? इस पे पेन रखो, ठीक है, इस पे पेन रखो और एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। तो इसका विकर्ण क्या है? या आप ऐसे देख सकते हो, ये A11 होगा, ये A22 होगा, ये A33 होगा, तो यही आपका क्या बनेगा? विकर्ण, ठीक है बेटा जी। क्लियर है बेटा जी? ठीक है। यहाँ पर भी आपको एक बात बताऊंगा बाद में, जब मैं वर्गात्मक की परिभाषा क्लियर करूंगा तब बताऊंगा, ठीक है बेटा जी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपको ये देखना हो कि किसी भी अवयव में कितने अवयव है, तो उसकी कोटि से नहीं पता चल सकता है। जैसे इस अवयव की कोटि 3/3 है ना, इस अवयव की कोटि 3/3 है, आप इन दोनों गुणा कर दो, 3 3 9, तो आपको पता चल जाएगा इस अवयव में 9 अवयव है। देखो 9 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ऐसे इन दोनों गुणा को 3 4 12, इसमें 12 अवयव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ऐसा पता चलता है अवयवों की संख्या, कोटि गुणा कर दो अवयवों की संख्या आ जाती है, ठीक है जी। अब बात करते हैं अवयव के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला अवयव आपका पंक्ति अवयव, मतलब रो मैट्रिक्स। तो आपको ध्यान रखना है बेटा जी, पंक्ति अवयव क्या होगा? नाम से पता, देखो पंक्ति, तो जो नाम है वो सिर्फ एक होगी उसमें। कैसे? जैसे कहा ना पंक्ति अवयव, तो क्या होगा बेटा? इसमें एक पंक्ति होगी और एक से अधिक स्तंभ होगी, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा पंक्ति अवयव। ऐसे आपका एक स्तंभ अवयव है, मतलब कॉलम मैट्रिक्स, तो इसमें क्या होगा? ये स्तंभ अवयव है, तो इसमें एक स्तंभ और एक से अधिक पंक्ति। रिपीट करता हूं, जोन सा अवयव है वो एक और उससे अदर वाली चीज एक से अधिक। मतलब जैसे अगर पंक्ति अवयव है तो एक पंक्ति और एक से अधिक स्तंभ, और स्तंभ अवयव है तो एक स्तंभ और एक से अधिक पंक्ति। ऐसे होना, देख लो, वह अवयव
पंक्ति आवयु मतलब रो मैट्रिक्स वह आवयु जिसमें केवल एक पंक्ति तथा एक से अधिक स्तंभ होते हैं पंक्ति आवयु कहलाता है। जैसे अब इस आवयु को देखो जो मैंने बनाया, इसमें कितनी पंक्तियां, देखो एक ही पंक्ति है। पंक्ति के लिए पेन को निकालना है ना, पंक्ति पता करने के लिए पेन को निकाल लो, एक पंक्ति है, और स्तंभ पता करने के लिए पेन को खड़ा कर लो, 1 2 3 स्तंभ है, तो इसकी कोटि क्या रहेगी 1/3। तो एक पंक्ति और एक से अधिक स्तंभ तो क्या कहलाए पंक्ति आवयु। अब इस आवयु को देखो, इसमें कितनी पंक्ति बेटा जी, एक पंक्ति और स्तंभ कितने 2, तो एक पंक्ति और एक से अधिक स्तंभ तो क्या कहलाए पंक्ति आवयु कहलाए। इसकी कोटि कितनी 1/2 1 × 2, ठीक है। अब स्तंभ आवयु, स्तंभ आवयु मतलब कॉलम मैट्रिक्स, बताया स्तंभ तो मतलब एक स्तंभ और एक से अधिक पंक्ति, वह आवयु जिसमें केवल एक स्तंभ तथा एक से अधिक पंक्तियां होती हैं स्तंभ आवयु कहलाता है। जैसे एक आवयु बनाना चाहिए, इसमें कितनी पंक्ति देखिए 1 2 3, 3 पंक्ति हैं, स्तंभ एक ही है, तो कोटि 3/1, तो एक स्तंभ और एक से अधिक पंक्तियां क्या कहलाए स्तंभ आवयु। इसमें एक स्तंभ पंक्ति कितनी 1 2, स्तंभ कितना 1, पंक्ति की लड़ा हुआ 1 2, स्तंभ कितना 1, तो कोटि क्या होगी 2/1, तो एक स्तंभ और एक से अधिक पंक्तियां क्या कहलाता है आपका स्तंभ आवयु। क्लियर है आपको बेटा बात, ठीक है, क्लियर है। पंक्ति आवयु क्या होता है, स्तंभ आवयु क्या होता है, क्लियर है बेटा जी। अब बात करते हैं वर्ग आवयु। क्या बेटा जी, वर्ग आवयु वह आवयु जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान होती है वर्ग आवयु कहलाता है। मतलब सीधी सी बात है कि वह, तुम्हें जरा बढ़ा चढ़ा के लिखना, बस तुम्हें ये ध्यान रखना कि जिस आवयु में पंक्ति और स्तंभ समान हो, मतलब जितनी पंक्ति उतनी ही स्तंभ, तो वो आवयु वर्ग आवयु होगा। जैसे ये आवयु बना मैंने 3 2 5 7, इसमें कितनी पंक्ति के पेन में डालो 1 2, 2 पंक्ति स्तंभ कितने 1 2, 2 स्तंभ, तो वर्ग आवयु होगा नहीं होगा। जितनी पंक्ति 2 पंक्ति 2 ही स्तंभ, तो वर्ग आवयु होगा, कोटि क्या होगी 2/2, ठीक है। ऐसे देखो इसमें कितनी पंक्ति 1 2 3, स्तंभ कितने 1 2 3, जितनी पंक्ति उतने ही स्तंभ, तो वर्ग आवयु है नहीं है, तो 3/3 इसकी कोटि होगी, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि वर्ग आवयु आपका वो होता है जिसमें कोटि में पहले से कोटि में गुणा से पहले गुणा के बाद की संख्या एक जैसी होती है, कोटि में गुणा से पहले की गुणा से बाद की संख्या एक जैसी होती है, वो क्या कहलाता है आपका वर्ग आवयु कहलाता है, ठीक है। अब आ जाओ वर्ग आवयु, इसमें थोड़ा समझा दूंगा आवयु के विकर्ण में। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि भाई कि जो विकर्ण होता है वो केवल वर्ग आवयु का होता है, ऐसा कुछ नहीं बेटा कि विकर्ण आपका वर्ग आवयु का भी होता है। विकर्ण आपका वर्ग आवयु मतलब वर्ग आवयु को छोड़ के दूसरे जो आवयु होंगे जिनमें पंक्ति स्तंभ समान नहीं उनका भी होता है, विकर्ण दोनों का होता है, वर्ग आवयु का भी अदर का भी, ठीक है। जैसे आपने देखा विकर्ण के ये आपके एक वर्ग आवयु है, 3 पंक्ति 3 ही स्तंभ, तो इसका भी विकर्ण मिला नहीं मिला, अभी आपका वर्ग आवयु है नहीं, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति 4, ठीक है, तो विकर्ण तो इसका मिला, ठीक है। तो विकर्ण आपका वर्ग आवयु का भी होता है और विकर्ण आपका उस आवयु का भी होता है जो वर्ग नहीं होता। बस अंतर यह है कि जो वर्ग आवयु का विकर्ण होता है वो बराबर भागों में बांटता है, मतलब विकर्ण से ऊपर भी इतने अवयव, विकर्ण से नीचे इतने अवयव, पर इसका नहीं है। जो वर्ग आवयु नहीं है उसका विकर्ण 2 बराबर भागों में बांटता है, उसके ऊपर नीचे अवयव कम ज्यादा होते हैं, ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत हो तो, ठीक है बेटा जी। तो ये है आपके क्या बेटा जी, अभी और रह रहे हैं तो बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट आवयु की, ठीक है बेटा जी। आपका जो नेक्स्ट आवयु है वो है बेटा जी विकर्ण आवयु। विकर्ण आवयु मतलब डायगोनल मैट्रिक्स। तो बेटा जी चलो थोड़ा ध्यान देंगे बेटा जी, ये जो आपके अगले 3 आवयु है, विकर्ण आवयु, अदिश आवयु और इकाई आवयु, ठीक है बेटा जी, इन तीनों में से थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है, ठीक है बेटा जी। इसलिए आप इन तीनों के थोड़े थोड़े अंतर को देखते रहेंगे, उससे आपको इन्हें याद करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं विकर्ण आवयु। इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे, विकर्ण का मतलब डायगोनल आवयु ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है बेटा जी, क्लियर है। परिभाषा है वह वर्ग आवयु जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो तथा विकर्ण में कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक है बेटा जी। पहले अगर रिपीट करूं अपनी बात की परिभाषा क्या है, वह वर्ग आवयु, तो मतलब बेटा जी विकर्ण आवयु होने के लिए किसी भी आवयु को पहले वर्ग होना जरूरी है। वर्ग मतलब जितनी पंक्ति उतने ही स्तंभ, ठीक है। जैसे कि
दो पंक्ति हैं, दो ही स्तंभ है, 2/2। तीन पंक्ति हैं, तीन ही स्तंभ है, 3/3। तीन पंक्ति हैं, तीन ही स्तंभ है, 3/3। तो ये वर्ग आपको है नहीं है तीनों, तो वर्ग होना जरूरी। इतना क्लियर हो गया। आगे बताता हूं। जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो। ठीक है, आपको मैंने बताया था जब मैं विकर्ण आवयव आवयव का विकर्ण पढ़ाया था कि ये आवयव का विकर्ण होता है। देख रहे ना, ये आवयव का क्या होता है बेटा कि विकर्ण होता है। मैंने अंडरलाइन रखा है पहले। ये आवयव का क्या होता है बेटा कि विकर्ण होता है, और ये आवयव का क्या होता है विकर्ण होता है। ठीक है, आवयव का विकर्ण यही होता है, ये कभी भी आवयव का विकर्ण नहीं होता। ये वाला कभी से बोल दो, ये कभी भी आवयव का विकर्ण नहीं होता आपका। ठीक है बेटा जी, आवयव का विकर्ण हमेशा यही वाला होता है। क्लियर बेटा जी? ठीक है, तो अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य। विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य, विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य। ठीक है, परंतु विकर्ण में कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, मैंने ये बोला। तो आपको देखो विकर्ण में कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, 3, 2, 2, 1/3। ठीक है, वो 3, 0, 5 कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है बेटा जी, तो ये था आपका विकर्ण आवयव। क्या कि वह वर्ग आवयव जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव शून्य हो, परंतु विकर्ण में कोई या तथा विकर्ण में कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, एक बात सुनो बेटा जी, यहां मैंने विकर्ण में 0 लिया, तो विकर्ण में 0 हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूं, विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो। ठीक है, पर मैंने ये लिखा कि विकर्ण में शून्य नहीं हो सकता, विकर्ण में शून्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि शून्य भी तो एक वास्तविक संख्या ही है, और मैंने क्या कहा, विकर्ण में कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, तो विकर्ण में शून्य आपका 0 भी हो सकता है। ठीक है बेटा जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट आवयव की, अदिश आवयव। इंग्लिश में बोलते हैं अदिश को स्केलर, आवयव को मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स, ये आवयव आपका विकर्ण आवयव की तरह ही है। ठीक है, बस थोड़ी सी बात चेंज होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो है ना विकर्ण आवयव जैसा ही, वह वर्ग आवयव जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो। सेम वही था, वह वर्ग आवयव जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो। ठीक है बेटा जी, देखो सेम है। तथा विकर्ण में एक समान वास्तविक संख्या हो, बस इतना सा ही अंतर है। विकर्ण आवयव में विकर्ण में कोई भी वास्तविक, विकर्ण में कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, पर इसमें क्या होगा, इसमें विकर्ण में क्या होगा, जो वास्तविक संख्या है वो समान है। जैसे 2 है तो फिर 2 2 ही है, 3 है तो फिर 3 3 ही है, 5 है तो फिर 5 5 ही है, 6 है तो फिर 6 6 6 ही है। ठीक है बेटे, समझ रहे नहीं समझे? तो देखो अब आगे बात समझ गए। तो सेम वैसे ही जैसे आपका विकर्ण आवयव है, वैसे आपका अदिश आवयव है। विकर्ण आवयव की तरह ही अदिश आवयव को भी आपका वर्ग होना जरूरी, मतलब जितनी पंक्ति उतने स्तंभ होने जरूरी। देखो 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 पंक्ति 3 स्तंभ। ठीक है नहीं? विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य, विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य, विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य। बस अंतर क्या है कि विकर्ण में जो संख्या रहती है वो समान हो। समझ गए बेटा? ये याद हो गया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट आवयव की। नेक्स्ट आवयव आपका क्या बेटा जी, इकाई आवयव या एकांक आवयव या तत्समक आवयव। तीनों एक ही नाम है, और बेटा जी चला विचलने की जरूरत नहीं है, ये बात एक ही होती है। इकाई मतलब अकेला एक, एकांक वो भी अकेला एक, और तत्समक भी उसी का परिभाषा है। तत्समक का मतलब ये होता है एक अकेला। ठीक है बेटा जी। अब इकाई को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, इकाई आवयव को यूनिट मैट्रिक्स, और तत्समक को बोलते हैं आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इंग्लिश में इसके दो नाम है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो आपके इकाई आवयव है, ये भी आपका विकर्ण आवयव और अदिश आवयव की तरह है बेटा जी। आई बेटा बात सेम वही है, बस थोड़ा सा अंतर है। शुरू की दो गुण तो समान है। क्या? वह वर्ग आवयव जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो। उनमें भी यही था क्या कि वह वर्ग आवयव जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है बेटा जी। तथा विकर्ण में संख्या एक स्थित होती है। बस ये अंतर आ गया कि जो विकर्ण है ना उसमें संख्या एक ही स्थित हो। आई बात समझ में? केवल वन स्थित होना चाहिए, बस इतना सा अंतर आ गया।
मैं बता देता हूँ, सेम इन दोनों अवयव की तरह ही इकाई अवयव को भी वर्ग होना जरूरी है, मतलब जितनी पंक्ति उतने स्तंभ। देखो 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो वर्ग अवयव नहीं है। 3 पंक्ति 3 स्तंभ, वर्ग अवयव है नहीं है। देखो विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य, विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य, तथा विकर्ण में क्या है, केवल संख्या 1, विकर्ण में केवल संख्या 1। तो ये हो गया आपका इकाई अवयव या दशमलव अवयव या एकांक अवयव, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका नोटेशन फिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से ही प्रदर्शित करते हैं। और आप इसको परिभाषा याद रहे ना रहे परसेंट, इन दोनों बातों को माइंड में उतार लो कि हमारे पास 2 तरह के इकाई अवयव होते हैं। एक होता है 2/2 का, ठीक है बेटा जी, एक होता है आपका 3/3 का, ठीक है बेटा जी। कैसे याद रखना बताता हूँ। देखो ये 1 होता है तो 0 यहाँ पे, फिर 1 को एक स्थान खिसका दो, एक स्थान आगे भेज दो अगली पंक्ति, तो यहाँ जब 1 आ जाएगा यहाँ 0 आएगा, जहां से 1 हटेगा वहां 0 आ जाएगा, ठीक है जी। ऐसे यहाँ देखो 1 0 0, एक पंक्ति में 1 एक बार ही आना, बस ध्यान देना। तो जब मैं 1 को एक अंक खिसकाऊंगा तो 1 यहाँ आ जाएगा, तो जब एक पंक्ति में 1 एक बार ही आना तो फिर 0 यहाँ, ठीक है बेटा जी। फिर एक अंक और खिसका तो यहाँ 0, तो जब 1 यहाँ आ जाएगा, एक पंक्ति में एक बार ही आएगा तो फिर इन दोनों यहाँ 0। तो याद हो गया ना, देखो इसे याद कर लेना, ठीक है बेटा जी। तो प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। तो बेटा जी एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपका जो विकर्ण अवयव होता है, अदिश अवयव होता है या इकाई अवयव होता है, तीनों अवयव एक जैसे हैं, बस इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। क्या, देखो बता देता हूँ, इन तीनों में 2 गुण तो सेम है, क्या कि ये तीनों अवयव ही वर्ग अवयव है नहीं, देख लो चाहे। और इन तीनों अवयव में विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य है, तीनों में विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य है, ठीक है बेटा जी। बस अंतर क्या है, इसमें विकर्ण में कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक है, इसमें विकर्ण में कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, विकर्ण में जो वास्तविक संख्या होगी वो समान होगी, ठीक है बेटा जी। और इसमें विकर्ण में केवल क्या होगा, 1 होगा। तो बेटा जी मुझे उम्मीद है शायद आपको ये याद हो गया होगा, ठीक है बेटा जी। अब बात करते हैं शून्य अवयव, मतलब शून्य मतलब 0, अवयव मतलब मैट्रिक्स। तो जैसा कि बेटा जी आपको नाम से पता चल रहा है, शून्य अवयव मतलब 0 मैट्रिक्स। तो क्या परिभाषा बनेगी कि वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, मतलब जो अंदर रखी है ना ये एंट्रीज अवयव, ये शून्य हो, बस वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, ठीक है बेटा जी। क्या कहलाता है, शून्य अवयव कहलाता है, ठीक है बेटा जी। जैसे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, प्रत्येक अवयव शून्य है, तो शून्य अवयव कहला नहीं कहला। देखो इन तीनों अवयव में विकर्ण, अदिश, इकाई, ठीक है, और ये चौथा शून्य अवयव, इन तीनों में और शून्य अवयव में थोड़ा सा अंतर है। क्या बताता हूं बेटा जी, देखो क्या अंतर है। विकर्ण अवयव, अदिश अवयव या इकाई अवयव, इन तीनों में ही इन वर्ग होना जरूरी है, मतलब इन तीनों में जितनी पंक्ति होंगी उतने ही स्तंभ होंगे। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये शून्य अवयव वर्ग अवयव हो सकता है और वर्ग अवयव नहीं भी हो सकता, मतलब इनमें पंक्ति स्तंभ समान भी हो सकते हैं, प्रति पंक्ति स्तंभ समान नहीं भी हो सकते। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसमें वर्ग होना ही जरूरी है, पर हाँ इन तीनों में वर्ग होना जरूरी है, ठीक है बेटा जी, ठीक है बेटा जी। तो बच्चों कुल मिलाकर मैंने अभी तक आपको 7 तरह के अवयव बताए, यानी कि 7 प्रकार के अवयव बताए। बेटा जब भी आप 2 प्रकार के और अवयव पढ़ोगे, सममित और विषम सममित, ठीक है, पर वो अवयव बेटा जी आप एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ोगे, ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो यानी कुल मिलाकर 12th लेवल पे आपके पास 9 तरह के अवयव है, ठीक है बेटा जी। अवयव के प्रकार और भी होते हैं बेटा जी, पर वो अवयव के प्रकार आप 12th क्लास के बाद हाई लेवल पर पढ़ोगे, ठीक है बेटा जी। चलो हम एक्सरसाइज 3.1 बोलते हैं, ठीक है बेटा जी। एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.1
फर्स्ट क्वेश्चन में आव्यू दे दिया आपका, आव्यू ए बराबर आव्यू ए बराबर 2 5 19 -7, ठीक है बेटा। ये 35 -2 5/2 और 12 √3 1 -5 और 7। इसमें पूछेगा बेटा जी आपसे आव्यू की तो मैंने आपको आव्यू कोटि क्या बताई थी कि सबसे पहले आव्यू कोटि निकालने के लिए आप पंक्ति गिनो कितनी है, और पंक्ति कैसे पता चलेगा, पेन को लेटा दो और जितनी जगह आपको पेन रखना पड़ेगा उतनी पंक्ति लेटाने के बाद 1 2 3, तो पहले पंक्ति फिर बाई गुणा का निशान लगा। अब स्तंभ गिनोगे कितने, स्तंभ गिनने के लिए पेन को खड़ा करोगे 1 2 3 4 स्तंभ, ये होगी इसकी कोटि। इसके बाद सेकंड नंबर में पूछा आपसे उसने अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो संख्या निकालने के लिए आप इन कोटि की गुणा कर दो, पंक्ति स्तंभ को गुणा कर दो 3 4 12, इसमें 12 कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अवयव मतलब कितनी गणित की संख्या रखी है 12 है ना। अब देखो, अब थर्ड क्वेश्चन में आपको निकालना है A13, फिर निकालना है A13 A21, फिर निकालना है आपको A33, फिर निकालना है आपको A24 और फिर निकालना है आपको A23। बस मैं 3 आपने निकालता हूँ और आप खुद निकालना, ठीक है बेटा जी। देखो ये जो से 13 है ना, तो ये तो बताया कि पंक्ति की पंक्ति कौन सी है, और ये बताया कि आपका स्तंभ, स्तंभ बोल दो या अवयव बोल दो, दो तरह समझाऊंगा जिससे समझ में समझ लेना। इसका मतलब है कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 2 3, तो वो अवयव देखो जो पहली पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में, ये अवयव जो 19 है ये पहली पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में, समझे नहीं समझे, ध्यान देंगे, ये पहली पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में, तो यानी कि 19। इसका एक तरीका हो रहा है कि आप ना जैसे लास्ट में सीधे स्तंभ, इसे स्तंभ में बोल के अवयव बोल दो, मतलब ये तो पंक्ति रहने दो और इसे आप अवयव बोल दो कि ये स्तंभ ना बोल के अवयव है, तो आपको ऐसे ही पड़ जाएगा कि पहली पंक्ति तीसरा अवयव, मतलब पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। तो आपकी पहली पंक्ति यहां से लेके यहां तक किया ना, तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव मतलब 1 2 3, ऐसे ही पूछा, ठीक है बेटा जी। अब यहां देखो, ये आपकी पंक्ति और दूसरे वाला आपका स्तंभ, ठीक है। तो पंक्ति कौन सी, पंक्ति दूसरी और स्तंभ कौन सा, पहला। तो पंक्ति दूसरी मतलब ये और स्तंभ पहला ये, यानी कि वो अवयव देखो जो दूसरी पंक्ति में और पहले स्तंभ में, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 35, ये जो 35 है ये दूसरी पंक्ति में और पहले स्तंभ में, तो या फिर ऐसे जैसे मैं कह रहा कि इसे तो पंक्ति बोल दो, इसे अवयव बोल दो, मतलब दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, समझ रहे ना, दूसरी पंक्ति का पहला, तो दूसरी पंक्ति आपकी यहां से लेके यहां तक की, तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव मतलब यानी कि पहले नंबर पे रुक जाओ 35। अब ऐसे देखो, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव,
तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तो तीसरी पंक्ति आपकी अंडर रूट 3 से लेकर 17, तो इसका तीसरा मतलब 1 2 3 माइनस, ये बच्चे को आप निकालें। ठीक है बेटा जी।